हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर हम कंपनी लॉ के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ ही आई विल बी शेयरिंग द एक्सप्लेनेशन। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज के लिए, और उसी तरह वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये जो एमसीक्यू कंपनी लॉ के ऊपर है रेलेवेंट है। इवन दे आर रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द एमसीक्यू, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप फ्रीली जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर द कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल मैंने वहां पे अपलोड किया हुआ है। जो methodology है that is through live lectures, recorded lectures, descriptive as well as summarized notes, they are shared with the students. Doubt session will be there, test series as per the requirement, and this is my WhatsApp number 79731 79091। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी, फर्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एग्जाम्पल किस चीज की है? इज इट स्टैट्यूटरी कंपनी, इज इट रजिस्टर्ड कंपनी, इज इट चार्टर्ड कंपनी? नन ऑफ दिस। सो व्हाट इज द राइट आंसर? So this is the chartered company. Now we will understand what is statutory company, what is a registered company, what is chartered company. चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? देखो, ये रॉयल चार्टर के द्वारा बनाई जाती है। ये वहां पे एस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पे राजा किंगशिप होती है, और जनरली ये जो है स्पेशल ऑर्डर जो है किंग और क्वीन के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसको हम चार्टर्ड कंपनीज भी कह देते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टेचुटरी कंपनी जो होती है पार्लियामेंट के द्वारा जो स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, या स्टेट्स के द्वारा जो स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, उसके बेसिस पे स्टेचुटरी कंपनी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो एक्ट इनको कॉन्स्टिट्यूट करता है वही इसकी पावर जो है डिफाइन करता है। और ये जो कंपनीज होती है इनको कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ना ही इनको अपने नाम के पीछे जो है लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। और इन कंपनी का जो ऑडिट होता है दैट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसके जो एग्जाम्पल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कंपनी जो कि मतलब ज्यादातर इसी फॉर्म में पाई जाती है, तो ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी ऑथराइज्ड। और जो ऑफिशियल सील होती है उसको जब हमने यूज करना है तो वो किसके द्वारा परमिशन दी जाती है? तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, या बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या नन ऑफ द अबव। जनरली देखो, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो बाउंड्री डिफाइन करता है, जो इंटरनल कंपनी के अंदर जो इंटरनल प्रोसीजर होता है, किस तरह से कंपनी को मैनेज करना है, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। So the right answer is the article of association. So what is the common seal? As per the secretarial standard issued by the Institute of the Company Secretary of India, metallic seal होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है अप्रूवल के साथ जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं उसके ऊपर फिक्स की जाती है। ये कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, ये कंपनी को बाइंड करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब हम कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों फाइल किए जाते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी की बाउंड्री और स्कोप को डिफाइन करता है, ये फंडामेंटल कंडीशन को कंटेन करता है। इसके बाहर जो भी चीज होती है वो अल्ट्रावायर जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन, बायलॉज होते हैं जिसके द्वारा कंपनी के इंटरनल अफेयर मैनेजमेंट और कंडक्ट किया जाता है। So the next MCQ जो है that is the agent of foreign company is doing a business from a hotel room in India.
फॉरेन कंपनी का एजेंट जो है बिजनेस कर रहा है होटल रूम के अंदर से, तो क्या ये रूम जो है दैट विल बी कंसिडर्ड ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया? यस, बिकॉज नो रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड after the approval of the ROC, if it is a registered office in India, if it is mentioned in situation clause of the company. Yes, कि इसका जो registered place है कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, या रजिस्टर ऑफ कंपनी के अप्रूवल के बाद, या इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, या सिचुएशन क्लोज के अंदर इसको मेंशन किया गया है। तो राइट आंसर ये है कि यहाँ पे ये होटल रूम जो है आना जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेस अगर फॉरेन कंपनी का एजेंट बिजनेस कर रहा है तो कहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो क्वेश्चन ये होता है फॉरेन कंपनी क्या होती है, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनी डिफाइन करता है। फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, और इंडिया के अंदर क्या है कि प्लेस ऑफ बिजनेस है, चाहे वो खुद का है कंपनी का या एजेंट के द्वारा है, वो फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा भी हो सकता है, और वो जो कंपनी है जिसको हम फॉरेन कंपनी कहते हैं, और बिजनेस एक्टिविटी जो है एनी अदर मैनर के अंदर इंडिया के अंदर कंडक्ट करती है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका मेंबर एक ही रह गया है, और उसको ये जो है 6 मंथ से अबव हो गया है, तो कंपनी की लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, या अप टू सर्टेन प्रिस्क्राइब लिमिट, या नन ऑफ द अबव। देखो, जब हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो वहां पे मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और अगर उसका मेंबर जो है 1 हो जाता है और ये बिजनेस जो है 6 मंथ से ज्यादा कंडक्ट करती है, तो वहां पे जो इसकी लायबिलिटी हो जाती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। A company is named as a government company if it hold cash of paid up share capital more than 30, more than 40, more than 50, none of the above. So it is more than 50. अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government या state government या partly by the central government और partly by one or more state government, और इसके अंदर वो कंपनी भी आ जाती है जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। On revocation of a license of Section 8 company by central government, the central government may direct it to, अगर सेक्शन 8 कंपनी जो है उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कह सकती है भाई अपना स्टेटस चेंज कर ले, अपना नेम चेंज कर ले, या इसको वाइंड अप कर ले, या अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमेलगेमेट हो जाए। तो इन तीनों से कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट ऑप्शन जो है एनी ऑफ द अबव, कन्वर्ट इट्स स्टेटस, चेंज इट्स नेम, और वाइंड अप अमेलगेमेट विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी। सो व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? देखो, ये जो है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, स्पोर्ट्स, प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो इसके ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किए जाते हैं, डिविडेंड जो है मेंबर्स को नहीं पे किया जाता, लाइसेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। A person shall be eligible to incorporate one-person company if he is only natural person who is Indian citizen, resident in India more than 180 days during the immediate preceding one calendar year, not minor any of the above. तो जो one person company जिसके अंदर one person जो है इसको सेटअप कर सकता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, क्या वो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए, और वो माइनर नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या है कि पर्सन जो है shall be eligible to incorporate one person company if he is only a natural person who is an Indian citizen, resident in India more than 180 days during the immediately preceding one calendar year, not minor। तो all of the above condition जो है पूरी होनी चाहिए, तभी वो one person company जो है इंडिया के अंदर सेटअप कर सकता है। As per section 2 subsection 62 of the Company Act, a company can be formed with just one member। इंडिविजुअल जो है, जो नेचुरल पर्सन है, वो कंपनी फॉर्म कर सकता है। ये बेसिकली क्या है कि जो नेचुरल इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सिटीजन है, जो रेजिडेंट है, वही इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कैन ए पार्टनरशिप फॉर्म ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो है उसकी मेंबर बन सकती है सेक्शन 8 कंपनी की? यस, इट इज एन एक्सेप्शन। नहीं, अगर डीड प्रोवाइड करे, अगर पार्टनर सारे परमिट करते हैं, तो राइट आंसर इज यस, इट्स एक्सेप्शन कि जो पार्टनर फॉर्म है वो सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर बन सकती है। कंपनी विल हैव फंडामेंटल राइट, क्या ये चीज सही है?
या फॉल्स है, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसको मेंशन किया जाता है, या ये रजिस्ट्रार अगर अप्रूव करे तो कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स। ये जो है फॉल्स है। देखो जो कंपनी है वो सिटीजन नहीं होती, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो ये सिटीजन नहीं होती। सिटीजनशिप का जो राइट होता है नेचुरल बायोलॉजिकल पर्सन को दिया जाता है, जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं उनको नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि कंपनी जो है फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करती। लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, that of an agent, that of a trustee, that of a solicitor in a fiduciary capacity। तो राइट आंसर जो है फिड्यूशरी कैपेसिटी है। देखो फिड्यूशरी जो लीगल पोजीशन है ना तो एजेंट होता है ना ही ट्रस्टी होता है। यहाँ पे उसका जो कंपनी के साथ रिलेशन होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड होता है। प्रमोटर जो होता है उसको जो जब भी वो काम करता है तो सारे फैक्टर्स को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, कोई सीक्रेट प्रॉफिट वो कमा नहीं सकता। इसी के साथ ही क्या है कि यहाँ पे आज के हमारा जो एमसीक्यू है वो खत्म होता है। तो उसी तरह अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया